नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान का फैक्ट चेक करेंगे जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत रशिया से कच्चे तेल की खरीद बंद कर देगा, और ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कथित तौर पर ट्रंप को आश्वासन दिया है। ट्रंप के इस दावे को भारत के विदेश मंत्रालय ने खारिज कर दिया है और कहा कि भारत किस देश से तेल खरीदेगा ये भारत के फायदे पर निर्भर करता है। ट्रंप के बयान से इतर सच्चाई ये है कि भारत ने सितंबर महीने में रशिया से रोज औसतन 16 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा। इसके बाद आपको बिहार के विधानसभा चुनाव में योगी फैक्टर के बारे में बताएंगे, क्योंकि अब बिहार में बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है और उन्होंने पहले ही दिन स्पष्ट कर दिया कि क्यों वो बिहार में एनडीए के लिए एक्स फैक्टर साबित होने वाले। उन्होंने विकास बनाम बुर्के की बहस छेड़ते हुए कहा कि विपक्ष को विकास नहीं बुर्का चाहिए। अब आपको भारत में बढ़ते धार्मिक पर्यटन के बारे में बताएंगे। आजकल स्थिति यह है कि देश के हर 30 स्थल पर, हर धाम पर, हर ज्योतिर्लिंग, हर शक्तिपीठ पर, हर बड़े मंदिर, पवित्र स्थलों पर श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। इस साल सितंबर तक 22 करोड़ लोगों ने रामलला के दर्शन किए। 50 लाख लोग उत्तराखंड में 4 धाम पहुंचे। आज इन बात का विश्लेषण करेंगे कि क्या अब भारत के लोग ज्यादा धार्मिक हो गए हैं, और मेरी एआई वर्जन आज आपके पास कौन सी खबर है। आज वर्ल्ड फूड डे है और आज मैं बताऊंगी कि लोगों की सेहत के लिए भारतीय थाली सबसे बेस्ट क्यों है। आज के दौर में जब पिज्जा, बर्गर जैसे फास्ट फूड का चलन बढ़ गया है, तब एक शुद्ध भारतीय संतुलित थाली में वो सारे पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं जो शरीर के लिए जरूरी है। आज हम अपने विश्लेषण की शुरुआत एक विचार से करना चाहते हैं और वह विचार सच और झूठ के बारे में। कहते हैं कि आज की दुनिया में झूठ धीरे से बोलने पर भी सब सुन लेते हैं, लेकिन सच चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुनता। ये बात 100% सही है। आज दिन में हमारे देश में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे की खूब चर्चा हुआ है जिसमें प्रधानमंत्री ने भरोसा उनको दिया है कि भारत रशिया से कच्चे तेल खरीद को बंद करेगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने खारिज कर दिया इस खबर को। विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत किस देश से तेल खरीदेगा ये भारतीय जनता के हित, सस्ती दरों पर निर्भर करता है, राजनीतिक दबावों पर नहीं। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश के विपक्ष में नेताओं को अपने विदेश मंत्रालय के बयान पर भरोसा नहीं, बल्कि उन्हें लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप जो कह रहे वही सही। सबसे पहले आप राष्ट्रपति ट्रंप का ये पूरा दावा सुनिए। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बयान में जो भी कहा उस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया देने से देर नहीं लगाई। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कहा, भारत राजनीतिक दबाव में आकर कभी भी ऐसा कोई फैसला नहीं लेता और हम किस देश से तेल खरीदेंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे लोगों का फायदा किस बात में है। देखिए जहां तक जो अमेरिका से जो टिप्पणी आया ऊर्जा को लेके, उस पर हम लोगों ने अपनी एक प्रेस विज्ञप्ति, एक स्टेटमेंट जारी किया है। तो मैं आपसे कहूँगा कि जो हम लोगों ने स्टेटमेंट आज सवेरे आप लोगों के सामने रखा है उस पर आप नज़र डालिए। जहाँ तक टेलीफोन की बात है तो उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी जानकारी के हिसाब से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। भारत सरकार राष्ट्रपति ट्रंप के दावों को समर्थन नहीं कर रही है और आंकड़े भी यही बता रहे हैं कि भारत ने रशिया के साथ कच्चे तेल की खरीद को जारी रखा है। बेल्जियम के मशहूर डेटा एनालिसिस जो एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है, किपलर की नई रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर महीने में भारत ने सबसे ज्यादा कच्चा तेल रशिया से खरीदा। सितंबर महीने में भारत ने रशिया के प्रतिदिन 16 लाख बैरल कच्चा तेल आयात किया और भारत के कुल कच्चे तेल की खरीद में रशिया की हिस्सेदारी कितनी है? 34%। ये बात सही है कि जनवरी महीने की तुलना में रशिया से भारत के कच्चे तेल का आयात 10% कम हुआ, लेकिन यह भी सच है कि अगस्त महीने के चाइना के कच्चे तेल को अगर आप देखें तो 4.5% कम हुआ है। असल में कच्चे तेल के आयात जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा होता रहा है और इसीलिए पिछले कुछ महीनों में चाइना के आयात में भी कमी आई है। लेकिन सोचिए, क्या कोई चीन में ये कह रहा है कि उसने अमेरिका के डर से रशिया से कच्चा तेल खरीदना कम किया? आयात तो वहां चाइना में भी कम हुआ है। हकीकत यह है कि भारत अब भी अपनी जरूरत का सबसे ज्यादा कच्चा तेल रशिया से ही खरीदता रहा है और इसका जिक्र एक दूसरी रिपोर्ट में भी किया गया है। यह रिपोर्ट सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने जारी की है और इसके मुताबिक सितंबर महीने में रशिया ने अपना 47% कच्चा तेल चाइना को निर्यात किया, 38% कच्चा तेल भारत को निर्यात किया, 6% तुर्की को किया
और 6% कच्चा तेल ही यूरोपीय यूनियन को भी निर्यात किया। इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि मार्च महीने में भारत ने रशिया से 45,000 करोड़ रुपए का कच्चा तेल, नेचुरल गैस, कोयला खरीदा, जबकि सितंबर महीने में हमने 36,885 करोड़ रुपए का आयात किया। ये आंकड़े कम जरूर हुए हैं, लेकिन इसकी बड़ी वजह यह है कि रशिया ने कच्चे तेल पर डिस्काउंट को कम कर दिया है और अब तक भारत रशिया से ज्यादा कच्चा तेल इसलिए खरीद रहा था क्योंकि हमें ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा था। लेकिन जब से यह डिस्काउंट कम हुआ तब से भारत ही नहीं बल्कि चाइना का भी आयात कम हुआ है। डिस्काउंट कम हुआ तो कम खरीदा। ये तमाम आंकड़े राष्ट्रपति ट्रंप के दावों का समर्थन नहीं करते और इनसे यह साबित नहीं होता कि भारत अमेरिका के राजनीतिक दबाव में आया। ऊपर से हमारे विदेश मंत्रालय ने भी राष्ट्रपति ट्रंप के दावों को स्वीकार नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद हमारे विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति ट्रंप के दावों को अंतिम सत्य मान लिया है। राहुल गांधी ने तो इस पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। एक्स पर क्या लिखा, एक पोस्ट किया और लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से डरे हुए हैं। वो ट्रंप को यह घोषणा करने देते हैं कि भारत रशिया से कच्चा तेल नहीं खरीदेगा। लगातार अपमान झेलने के बावजूद वो ट्रंप को बधाई संदेश भेजते हैं। वित्त मंत्री की अमेरिकी यात्रा को रद्द कर दिया जाता है। इजिप्ट के शांति सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री मोदी शामिल नहीं होते और ऑपरेशन सिंदूर पर भी राष्ट्रपति ट्रंप के दावों का प्रधानमंत्री मोदी ने खंडन नहीं किया। राहुल गांधी नहीं बल्कि विपक्ष के ज्यादातर नेता इस मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप के दावों को सच मानकर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि अमेरिका में एक बार नहीं बल्कि कई बार राष्ट्रपति ट्रंप पर यह आरोप लग चुके हैं कि वो गलत दावे करते हैं, झूठी जानकारियां फैलाते हैं। और यह हम नहीं कह रहे बल्कि अमेरिका का मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, जिन पर इस देश में कई लोगों को विश्वास है, ये तमाम अखबार अपनी रिपोर्ट में ये लिख रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने क्या लिखा है? अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के 4 सालों में 30,573 झूठ बोले थे। पहले कार्यकाल में 30,573 झूठ। और इस रिपोर्ट की कॉपी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। हाल ही में अगर आप देखें तो राष्ट्रपति ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में भाषण दिया था और द गार्डियन के मुताबिक इस भाषण में भी राष्ट्रपति ट्रंप के 5 दावे गलत निकले और उनके भाषण को द गार्डियन ने गुमराह करने वाला बताया था। राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया के शायद इकलौते ऐसे नेता होंगे जिनके गलत दावों और झूठ को गिनने के लिए अमेरिका के एक एनजीओ ने एक वेबसाइट बना डाली है और इस एनजीओ का नाम है द पॉइंटर इंस्टीट्यूट, जबकि इसकी वेबसाइट का नाम है पॉलिटी फैक्ट। इस वेबसाइट पर राष्ट्रपति ट्रंप के दावों को हर दिन अपडेट किया जाता है और यह बताया जाता है कि अब उन्होंने कौन सा नया गलत दावा किया और इन गलत दावों की वजह से अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की लोकप्रियता तेजी से कम हुई है। लेकिन हमारे देश में राजनीति, जिसके लिए कई नेता राष्ट्रपति ट्रंप के दावों को अंतिम सत्य मान रहे हैं, और खूब पॉलिटिक्स। और यह बात सही है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी या भारत को लेकर कुछ कहते हैं तो उसका महत्व और उसकी गंभीरता ज्यादा होती है। और यह भी सही है कि ऐसे दावों पर सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए। लेकिन यहां आपको यह भी देखना होगा कि अगर हमारा देश, हमारे देश का विदेश मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के आंकड़े राष्ट्रपति ट्रंप के दावों का समर्थन नहीं करते तो हमें इस दावे के प्रचार प्रसार से बचना चाहिए और ऐसे मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने भाषण में 2 और बातें कही हैं। जब वो अपने इस दावे को दोहरा रहे थे कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रुकवाया है, तब उन्होंने इंडिया की जगह ईरान का नाम लिया और ये कहा कि उन्होंने ईरान और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया है। सुनिए, दूसरी बात उन्होंने मजाकिया अंदाज में यह कही कि मोदी उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन इस बात को कहकर वो प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक करियर को खत्म नहीं करना चाहते। बिहार में इस बार बीजेपी को योगी फैक्टर से क्या क्या उम्मीदें हैं? आज से बिहार के चुनाव में कौन आया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनकी एंट्री हो गई है और पहले दिन दानापुर और सहरसा में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। बड़ी बात यह है कि इन दोनों ही जनसभाओं में उनके भाषण की लाइन और लेंथ ऐसी थी कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो बिहार में हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को वोट दिलाने में अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत भगवान श्री राम से की
और ये कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार को भगवान श्री राम और माता सीता जी की साझी विरासत जोड़ती है। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि जैसे आज अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान हो चुके हैं, ठीक वैसे ही बिहार में 900 करोड़ रुपए की लागत से मां जानकी का मंदिर बन रहा है। इसी भाषण में उन्होंने विकास बनाम बुर्के का मुद्दा उठाया और ये कहा कि कांग्रेस और आरजेडी ने एक नया शगुफा छोड़ा है और विपक्ष को विकास नहीं बल्कि बुर्का चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि विपक्षी दल मतदान केंद्रों पर फर्जी पोलिंग कराना चाहते हैं, इसीलिए वो बुर्के में मुस्लिम महिलाओं के वोट डालने की मांग कर रहे हैं। और आखिर में उन्होंने बिना नाम लिए माफिया अतीक अहमद का भी जिक्र कर डाला और यह कहा कि उनकी सरकार ने अतीक अहमद के बंगले पर बुलडोजर चलवाया और वहां गरीबों के लिए मुफ्त मकान बनाए। भगवान राम और मां जानकी का संबंध अटूट है, उसी प्रकार का संबंध उत्तर प्रदेश और बिहार का है। अब बिहार में भी मां जानकी का मंदिर बन रहा है। लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में भी वह कार्य प्रारंभ हो गया है। उन्होंने शरारत शुरू की है और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुर्के का। जब भी बिहार विकास के बारे में चर्चा कर रहा है, तब यहां पर बुर्के को लेकर के कांग्रेस ने, आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। ये लोग चाहते हैं कि बिना चेहरा देखे, बिना पहचान पत्र देखे जिसकी मर्जी आए वो वोट डाल दे। आप मुझे बताइए, क्या इनको फर्जी पोलिंग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? उत्तर प्रदेश में माफिया तो जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े जो दुर्दांत अपराधी पहले अपने आप को छाती ठोक करके अपहरण उद्योग में लिप्त थे, आरजेडी के ही पार्टनर वहां पर भी इस अराजकता को फैलाते थे। आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है और हम लोगों ने तो इनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त करके गरीबों के लिए आवास बनाने प्रारंभ कर दिए, सबके आवास। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और वो जहां भी जाते हैं वहां उनके चुनाव प्रचार में भाषणों को लेकर विवाद शुरू हो जाता है और बिहार में भी यही हो रहा है। बड़ी बात यह है कि बिहार में बीजेपी को योगी फैक्टर से काफी उम्मीदें हैं। बिहार में हिंदुओं की आबादी लगभग 82% है, जबकि मुस्लिम आबादी 17.7, लगभग 18% मान लीजिए, और बिहार एक हिंदू बहुल राज्य है। लेकिन यहां बड़ा पॉइंट यह है कि बिहार में 82% हिंदू होते हुए भी हिंदुत्व का मुद्दा ज्यादा प्रभावी नहीं रहता। और कारण क्या है इसका? कारण है बिहार में जातिगत राजनीति काफी हावी रहती है। इस जातिगत राजनीति के कारण ही बिहार में उम्मीदवारों की जातियों को खूब महत्व दिया जाता है। और अब तो आपने देखा ही होगा, तमाम राजनीतिक पार्टियां, और जिसमें सबसे आगे जनसुराज की प्रशांत किशोर की पार्टी है, जो कि उम्मीदवारों के साथ ये भी लिखते हैं कि कौन सी जाति से कितने लोगों को उन्होंने टिकट दिया है। और इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि बिहार में एक अलग पॉलिटिक्स है, उम्मीदवारों की जातियों को खास महत्व दिया जाता है। और यह भी कहा जाता है कि बिहार में जाति है कि जाति नहीं। लेकिन अब बीजेपी योगी फैक्टर की मदद से जातियों में बटे बिहार के ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को एकजुट करना चाहती है और बीजेपी को काफी उम्मीद है कि बिहार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट वैसा ही रहेगा जैसे पिछले चुनाव में रहा। 2020 की बात कर रहे हैं, जब बिहार विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ जितनी भी सीटों पर बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे, उनमें से 67% जो सीटें हैं उन पर बीजेपी को जीत मिली। इसके अलावा पिछले कुछ विधानसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट 60 से 100% के बीच रहा। दिल्ली में उन्होंने जिन सीटों पर प्रचार किया उनमें से 79% सीट्स पर बीजेपी जीती। महाराष्ट्र जहां पर सीटों पर प्रचार किया वहां पर 94% सीटों पर बीजेपी की जीत मिली। हरियाणा में भी यह स्ट्राइक रेट 64% रहा, जबकि जम्मू कश्मीर में योगी आदित्यनाथ ने 4 सीटों पर बीजेपी के लिए प्रचार किया और इन 4 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। बड़ी बात क्या है? वो ये कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सोशल इंजीनियरिंग से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हुआ था और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अपनी रणनीति को बदला।
और बदला था उस वक्त, और महाराष्ट्र के चुनाव में एक नया नारा लेकर आए थे और वो था बटेंगे तो कटेंगे। अब कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ इस नारे के साथ बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर सकते हैं। हालांकि यहां विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके लोगों का ध्यान असली मुद्दों से हटा रही है। आज इन तस्वीरों को भी खूब देखा जा रहा है, इसकी काफी चर्चा है, जो आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम से आई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीशैलम के मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की, और ये वही मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है। देखिए। इस मंदिर को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं, जिनमें एक मान्यता यह है कि जब भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय और गणेश के विवाह के समय भगवान कार्तिकेय क्रोधित होकर दक्षिण की ओर चले गए थे और क्रौंच पर्वत पर जाकर बस ही गए थे, तब अपने पुत्र के प्रति स्नेह की वजह से भगवान शिव और माता पार्वती भी वहां पहुंचे और वहीं निवास करने लगे, और इसी के बाद ये स्थान आगे चलकर श्रीशैलम कहलाया। एक और मान्यता यह भी है कि माता सती के शरीर का एक हिस्सा यहीं गिरा था, जिसकी वजह से ये स्थान महाशक्ति पीठ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। हालांकि आज इस मंदिर को लेकर हम आपसे एक और बात कहना चाहते हैं। देखिए, अलग अलग तरीके की बात होती है। हमारे देश में खास वर्ग ऐसा है जो प्राचीन मंदिरों के निर्माण को लेकर कई सवाल उठाता है। कई लोग इन मंदिरों से जुड़ी जो पौराणिक मान्यताएं हैं उन पर सवाल खड़े करते हैं, विश्वास नहीं करते। लेकिन आज हम आपको IIT रुड़की की एक नई स्टडी के बारे में बताना चाहते हैं, जो ये कहती है कि भगवान शिव को समर्पित 8 प्राचीन मंदिर ऐसे हैं जो देशांतर रेखा के खास कोण पर सीधी रेखा में मौजूद हैं। वैज्ञानिकों ने इस रेखा को शिव शक्ति अक्ष रेखा का नाम दिया है, और यह भी कहा है कि इन मंदिरों के स्थान को सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि भौगोलिक और पर्यावरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना गया है। और इस स्टडी को स्वीडन की एक यूनिवर्सिटी ने खुद प्रमाणित किया, उसको चेक किया और फिर खुद प्रमाणित किया है। इसके मुताबिक ये शिव शक्ति अक्ष रेखा जिन इलाकों से गुजरती है वो इलाके पानी, कृषि, रिन्यूएबल एनर्जी के लिहाज से सबसे समृद्ध हैं, उपजाऊ हैं। इनमें भी उत्तराखंड का केदारनाथ मंदिर हाइड्रो पावर के लिए उपयुक्त क्षेत्रों में है, जबकि तमिलनाडु का रामेश्वरम मंदिर सौर और पवन ऊर्जा के लिए उपयुक्त इलाकों में है। इसका मतलब ये हुआ कि इन मंदिरों का निर्माण केवल आस्था के लिए नहीं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों की गहरी समझ और योजना के साथ किया गया था। सबसे बड़ी बात क्या है, वो ये कि प्राचीन समय में भी हमारे ऋषि, मुनि, आचार्य इतने ज्ञानी थे कि उन्होंने मंदिरों के लिए ऐसे स्थानों को चुना जो पर्यावरण के लिहाज से समृद्ध है और भगवान शिव का वास रहा है। और अब IIT रुड़की का कहना यह है कि हजारों साल पहले भारत के पास ऐसा ज्ञान था जो आज के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्यों को दिशा दे सकता है। और हमारे सारे शिव मंदिर ऐसे हैं जिनका संबंध पंचभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से है। और इसीलिए अगली बार कोई इन मंदिरों को लेकर टिप्पणी करे तो उन्हें IIT रुड़की की ये स्टडी जरूर दिखाइएगा।
आपको याद होगा जब लोकसभा के चुनावों में बीजेपी फैजाबाद सीट से चुनाव हार गई थी, तब विपक्षी दलों ने दावा किया था कि देश के लोगों ने अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में आना बंद कर दिया है और मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अब बहुत कम हो गई है। लेकिन आज ही नए आंकड़े आए हैं जो ये बताते हैं कि अयोध्या के राम मंदिर ने भीड़ के मामले में मुगलों द्वारा बनाए गए ताजमहल को भी पीछे छोड़ दिया है और अब एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। साल 2024 में 16 करोड़ 44 लाख लोग अयोध्या के राम मंदिर में आए थे, लेकिन इस साल जनवरी से सितंबर महीने के बीच 22 करोड़ 41 लाख श्रद्धालु राम मंदिर में प्रभु श्री राम के दर्शन कर चुके हैं और ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। अयोध्या का राम मंदिर दुनिया का पहला ऐसा धार्मिक स्थल बन गया है जहां 9 महीनों में 22 करोड़ से ज्यादा लोग आए हैं। ये वेटिकन सिटी में एक साल में आने वाले लोगों के मुकाबले 22 गुना ज्यादा है, जबकि इस्लाम धर्म के पवित्र स्थल मक्का में आने वाले लोगों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा है। जो लोग ये कहते थे कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाने की बजाय लोगों को नौकरियां और रोजगार देना चाहिए, ऐसे लोगों को भी हम बताना चाहते हैं कि भगवान राम का मंदिर बनने से अयोध्या में जीएसटी कलेक्शन 2024 की तुलना में 161% बढ़ गया है और करोड़ों श्रद्धालुओं के आने से लोगों को खूब रोजगार मिल रहा है। और अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो आज सबसे ज्यादा चर्चा में है। इनमें पहला वीडियो आपको भारत की सैन्य ताकत के बारे में बताएंगे। डीआरडीओ ने मेड इन इंडिया मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम को विकसित कर लिया है और अब इसकी मदद से हमारे सैनिक 30,000 फीट की ऊंचाई से भी सुरक्षित छलांग लगा सकेंगे। 15 अक्टूबर को डीआरडीओ के इस खास पैराशूट की टेस्टिंग की गई। इसमें सेना के कई जवानों ने विशेष पैराशूट सिस्टम के साथ 32,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। अभी तक भारतीय सेना के पास ऐसा कोई मेड इन इंडिया पैराशूट सिस्टम नहीं था जिससे सैनिक 30,000 फीट की ऊंचाई से कूदने के बावजूद पैराशूट खोलकर धरती पर आ सके। सामान्य पैराशूट 3,000 से 5,000 की फीट की ऊंचाई पर खोले जाते हैं, लेकिन 30,000 फीट की ऊंचाई पर खुलने वाले पैराशूट एक विशेष सिस्टम पर आधारित होते हैं जिसे डीआरडीओ ने तैयार कर लिया है। दूसरा वीडियो पटना से आया है, जहां चुनाव में टिकट को लेकर कांग्रेस और पप्पू यादव के समर्थकों में खूब मारपीट हुई, खूब हंगामा हुआ है। देखिए, रात में पटना एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा और मारपीट हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और शकील अहमद खान के स्वागत के दौरान कांग्रेस और पप्पू यादव के समर्थक आपस में भिड़ गए। ये लोग टिकट वितरण को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे थे और टिकट बेचने और पुराने नेताओं की अनदेखी का आरोप लगा रहे थे। देखते ही देखते एयरपोर्ट का माहौल युद्ध भूमि जैसा हो गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर धक्का मुक्की और मारपीट हुई। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी किसी तरह वहां से बचकर निकले। तीसरा वीडियो गाजा से आया है, जहां शांति समझौता लागू होने के बाद दूर दूर तक तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें ड्रोन से ली गई हैं और अनुमान है कि गाजा में जिस स्तर पर इमारतों को नुकसान पहुंचा है, उस मलबे को हटाने में ही कई साल लग जाएंगे। लगभग बर्बाद हो चुके गाजा की तस्वीरें बताती हैं कि युद्ध कितना भयावह हो सकता है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में नजर आ रहा है कि 2 साल के युद्ध के दौरान गाजा शहर का एक बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया है। इजरायल और हमास के बीच युद्ध ने गाजा पट्टी के मुख्य शहर को लगभग मलबे में बदल दिया है। हाल यह है कि सड़कें पहचान में नहीं आ रही हैं और कभी गुलजार रहने वाले बाजार अब खंडहर जैसे हो गए हैं और सीज फायर के बाद लोग अपने टूटे फूटे घरों की ओर लौट रहे हैं। चौथा वीडियो दक्षिण अमेरिकी देश पेरू का है, जहां नेपाल की तरह सरकार के खिलाफ जेनजी युवाओं का हिंसक आंदोलन पूरे देश में आग की तरह फैल गया है। पेरू की सरकार के खिलाफ हो रहे इस आंदोलन में बड़ी संख्या में जेनजी युवा शामिल हैं, जो देश में नए संविधान की मांग कर रहे हैं। इनका आरोप है कि पेरू भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। इस प्रदर्शन में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज भी किया, जिसके जवाब में युवाओं ने पत्थरबाजी की। ये विरोध प्रदर्शन 20 सितंबर को पेंशन प्रणाली में किए गए बदलावों के बाद शुरू हुए। इसके अलावा राष्ट्रपति बोलुआर्ते और संसद के खिलाफ लंबे समय से जनता में नाराजगी बनी हुई है।
आज वर्ल्ड फूड डे है, यानी विश्व खाद्य दिवस। इस दिन को मनाने का असली मकसद है कुछ ऐसे प्रयास करना जिससे दुनिया का कोई भी व्यक्ति भूखा और कुपोषित ना सोए। दुनिया के 800 करोड़ लोगों को पौष्टिक पर्याप्त भोजन मिले, यही लक्ष्य है। लेकिन आज की परिस्थितियों में इसकी चुनौतियां बदल गई हैं और वर्ल्ड फूड डे की असली चुनौती है लोगों तक पौष्टिक भोजन पहुंचाना। और इसीलिए वर्ल्ड फूड डे की थीम है टुगेदर फॉर बेटर फूड एंड अ बेटर फ्यूचर। लेकिन सवाल यह है कि बेटर फूड है क्या? पिज्जा, बर्गर, चिप्स, फ्रेंच फ्राइज या फिर रोटी, सब्जी, दाल, चावल या बिरयानी। इस वक्त दुनिया की एक बड़ी चुनौती, भूख से ज्यादा बड़ी चुनौती है मोटापा, यानी ज्यादा खाना खा लेना या फिर सस्ते फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड खाकर रह जाना। और आज इसमें WHO क्या बता रहा है? WHO का एक अनुमान है कि पिछले ही साल दुनिया के करीब 8.2% लोग, यानी करीब 67 करोड़ 30 लाख लोग भूखे रहे, यानी उन्हें पेट भर भोजन नहीं मिला। लेकिन WHO ये भी कहता है कि इस वक्त दुनिया में 100 करोड़ से ज्यादा लोग मोटापे का शिकार हैं, यानी दुनिया का हर 8 में से 1 व्यक्ति मोटापे से परेशान है। और इसीलिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है। WHO मानता है कि आज के दौर में मोटापा एक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बन चुका है, यानी इस वक्त दुनिया के ज्यादातर लोगों को भोजन तो मिल रहा है लेकिन पौष्टिक भोजन नहीं। लोग पेट भरने में कामयाब तो हो रहे हैं लेकिन उनके शरीर को अच्छा पोषण नहीं मिल रहा और इसी वजह से मोटापे के शिकार हो रहे हैं। अब बहुत से युवाओं को लगता है कि टीवी विज्ञापनों में दिखने वाले खूबसूरत ब्रांडेड प्रोसेस्ड फूड, पिज्जा, बर्गर जैसी चीजें भाई कूल है, बहुत ही पौष्टिक होती हैं और घर का खाना अनकूल। सामान्य तौर पर ऐसा देखा जाता है कि जब बच्चों या युवाओं को घर का ताजा खाना खाने के लिए कहा जाए या पैक करके ले जाने के लिए कहा जाता है तो वो इससे बचते हैं। भाई टिफिन ले लो, घर का खाना ले लो, कॉलेज में खा लेना, स्कूल में खा लेना, नहीं, कैंटीन से कुछ भी तला भुना हुआ खा लिया। लेकिन सच ये है कि घर में बना ताजा भोजन भूख मिटाने के साथ साथ शरीर को सही मात्रा में पौष्टिकता देता है। और यही आज हम बताना चाहते हैं कि बैलेंस डाइट क्या है। आमतौर पर एक संतुलित थाली में 10 से 35% तक प्रोटीन, 65% कार्बोहाइड्रेट, 20 से 35% तक वसा होना चाहिए। और यही नहीं, भोजन में अलग अलग विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन से भरपूर ताजी सब्जियां भी होनी चाहिए। पढ़कर देखिए ये मिनरल्स जो हैं ये आपके लिए कितने जरूरी हैं। और आपके जानकर हैरानी होगी आपको कि एक शुद्ध भारतीय संतुलित थाली में ये सभी चीजें शामिल होती हैं। आमतौर पर घर में बनाई गई जो संतुलित भारतीय थाली है उसमें क्या क्या होता है? आपको हरी सब्जियां मिलती हैं, आप नाक सिकोड़ने लगी अभी टीवी पे ही सुन के। लेकिन समझिए इसमें दाल, रोटी, चावल, दही, छाछ, सलाद, सब कुछ मौजूद होता है। रोटी में मुख्य रूप से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, वसा, विटामिन्स भी, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। दालों में प्रोटीन, विटामिन्स, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है। चावल से बड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलता है जो शरीर को ऊर्जा देता है। इसके अलावा इसमें भी प्रोटीन हो, फाइबर हो, कई तरह के विटामिन्स, सब कुछ होता है। घर का खाना खाइए, दही में प्रोटीन, कैल्शियम, वसा, विटामिन्स और प्रोबायोटिक्स होते हैं। दही बहुत हेल्दी है। प्रोबायोटिक शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। लेकिन आपकी नजर अगर बाहर वाले खाने पर है और आप ये सोच रहे हैं रात के भी 9 बज रहे हैं कि कुछ फटाफट ऑर्डर कर लिया जाए, नहीं, घर का खाना खाइए। इसी तरह से अगर आपके खाने में सैलेड शामिल है, उसमें आपको गाजर, खीरा, मूली, चुकंदर, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां मिलती हैं। कई लोग ये मानते हैं कि भाई ऐसी बातें करना ही अनुकूल है, क्या है ये टमाटर, चुकंदर, मूली, खीरा। लेकिन ये सवाल आपकी सेहत का है। इनसे आपको बहुत विटामिन मिलते हैं, रफिज मिलता है। और कई लोगों को जो चना तला खाते हैं उनको बहुत शुगर स्पाइक होता है। तो अगर आप इस तरह की चीजें खाएंगे तो आपको वो शुगर स्पाइक नहीं होगा। हाथ में पकड़े मोबाइल की अहमियत आज पास में बैठे इंसान से ज्यादा हो गई। नमस्कार।